करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। मनीष सिसोदिया से बड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी रिमांड को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है और ईडी ने 7 दिन की हिरासत मांगी थी। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही परिवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की कस्टडी पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड का आदेश सुना दिया है और अब सिसोदिया को 22 मार्च को दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर ईडी ने 7 दिन की जो हिरासत की मांग की थी, अब 5 दिन की रिमांड पुलिस को दी गई है, ईडी को दी गई है। मनीष सिसोदिया से और पूछताछ की जाएगी। 5 दिन के लिए रिमांड दे दी गई है और साथ ही बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को लेकर जो सुनवाई हुई उसमें 5 दिन की रिमांड जारी कर दी गई है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अब 5 दिन की रिमांड दी गई है। मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी रिमांड को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी ने जो 7 दिन की हिरासत मांगी थी, अब उन्हें 5 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से अलॉट हुई है और मनीष सिसोदिया को दोबारा पेश किया जाएगा। फिलहाल उनकी जो रिमांड है उसे बढ़ा दिया गया है और आपको ये बताते चलें कि 22 मार्च को मनीष सिसोदिया को कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को आज पेश किया गया था, जहां पर उनकी रिमांड को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और इस बीच दिल्ली के नए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने सरकार के जरिए अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश दिए हैं। इस बीच सौरभ भारद्वाज का कहना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले मार्च के अंत तक आमतौर पर कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एलजी को लेकर भी एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। ये जो मौसम है, ये इन्फ्लुएंजा का मौसम होता है और जनरली इस तरीके का इन्फ्लुएंजा जो है पूरी दुनिया में चलता है और सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है। H1N1 और H3N2 इन्फ्लुएंजा इस वक्त जो है हिंदुस्तान में काफ़ी फैल रहा है और जनरली इसके 2 पीक आते हैं। एक पीक आता है जनवरी से लेकर मार्च तक, दूसरा पीक आता है इसका मॉनसून के ख़त्म होने पे। ये वाला जो पीक है इसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मार्च ख़त्म होते होते ये डिक्लाइन हो जाता है। इस बार देखने में आ रहा है कि काफ़ी पेशेंट्स इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं। जिन लोगों को पहले लंग्स में या अस्थमा की या कोरोना की बड़ी सीवियर रही, उनको इसका ज़्यादा असर हो रहा है। जनरली इसके अंदर फीवर आ रहा है, कफ है, सोर थ्रोट है, रनी स्टफी नोज है, मसल एंड बॉडी एक, हेडेक्स, फटीग, और अक्सर आपको पता चल रहा होगा कि आसपास जो है लोगों को काफ़ी खांसी, जुकाम, बुखार, इस तकलीफ़ के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो सरकार ने एक एडवाइजरी के रूप में दी है और वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि जो मीडिया के हमारे साथी हैं वो भी इसको आगे शेयर करें कि 2 तरीके के एज ग्रुप्स हैं जिनको इससे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वो है 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग और 5 साल से छोटे बच्चे जो है उनको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अंदर एलजी साहब से हमारे मतभेद हैं और वो मतभेद भी इसी चीज़ के हैं कि प्रजातंत्र की जो मर्यादा है, जो संवैधानिक जो पूरा का पूरा प्रेसिडेंस रहा है, उसको बना के रखें एलजी साहब भी। और हम उनसे यही बात कहते हैं कि संविधान में ये लिखा है तो आप इसी तरीके से करिए, कानूनों के हिसाब से चलें। तो आज एलजी साहब के अभिभाषण के समय पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ मेंबर्स ने बहुत हंगामा किया। एलजी साहब उस वक्त हाउस में खड़े हुए थे
उसके बावजूद भी हंगामा जो है उनका चलता रहा। तो जो शेड्यूल 5 है इसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स ड्यूरिंग एलजीज एड्रेस। तो उसके मुताबिक अगर कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन करता है, खड़ा होता है, वॉकआउट करता है, नारेबाजी करता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करता है जो बार बार जो है विपक्ष के नेता कर रहे थे, तो ये जो है हाउस की अवमानना इसको माना जाएगा और हाउस जो है इसको मोशन पास करके डील कर सकता है। तो हाउस ने आज जो है मोशन पास करके, हालांकि हाउस मोशन पास करके आज भी इनके लिए जो है पनिशमेंट सुना सकता था, ये हाउस के पास ये स्वतंत्रता थी, मगर हाउस ने इसको एथिक्स कमेटी में भेजा है ताकि एथिक्स कमेटी इसके ऊपर जांच करके जो है और इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पेशी से वापस ले जाते समय कानपुर पुलिस पर जमकर भड़के। सपा विधायक ने कानपुर पुलिस के साथ धक्का मुक्की से परेशान होकर आपा खोते हुए कहा कि ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि मैं कोई जानवर हूं। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। धक्का मारा करते हमें, चल रहा है भाई, बात ना कर यार। तुम लोग क्यों आते हो जब ये बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोगों को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें। हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। भैया इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है। इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले। बिल्कुल एक ही मकसद, एक ही काम। मेरा अल्लाह है और जब तक ऊपर वाला। और लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की स्पीच पर देश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच राजनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी टूल किट का एक स्थायी हिस्सा बनकर रह गए हैं। भारत सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इट इनटू ए हैबिट टू डिरेल इंडियन डेमोक्रेसी, क्रिटिसाइज इट and demean it। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया।
और अब मिर्जापुर से खबर है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से होने वाली परेशानी से निपटने के लिए तैयारी की गई है। इसके लिए डीएम ने पहल करते हुए सभी बिजली उपकेंद्रों को अपने कब्जे में लिया है। साथ ही साथ पुलिस और आउटसोर्सिंग के साथ संविदा कर्मियों को बिजली निर्बाध सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार प्रजापति ने कहा है कि पिछले नवंबर महीने में आंदोलन किया गया था और उसी मामले में संगठन और ऊर्जा मंत्रालय से 14 बिंदुओं पर समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते का पालन आज तक नहीं हो पाया है। उसी के लिए हड़ताल की जा रही है कि कुछ कर्मी हड़ताल पे हैं। इसके संदर्भ में हमारी सभी बिजली के एसईए और चीफ साहब से वार्ता हुई है। हमारे संविदा कर्मी के जो एजेंसीज हैं उनसे भी वार्ता हुई है। तो हमारी पहले तो ये अपील है कि जो भी व्यक्ति कार्य करना चाहेगा उसके कार्य में कोई अवरोध न उत्पन्न किया जाए। अगर ऐसा होगा तो उसकी दिशा में बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं, तो उससे हमारी बिजली की व्यवस्था निर्बाध रूप से चलती रहेगी। हमने सभी जो हमारे इम्पॉर्टेंट जगह हैं, जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमने वैकल्पिक व्यवस्था के भी इंतजाम करवा लिए हैं। साथ में हमने ये भी बता दिया है बिजली कर्मियों को कि कहीं पे भी किसी प्रकार की गड़बड़ करने की वो लोग प्रयास न करें। सभी स्टोर और वर्कशॉप्स को अब प्रशासन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो यदि कहीं कोई सामान की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम लोग उसका प्रबंध करवा पाएंगे। अभी मैम कुछ सूचनाएं हैं, कहीं प्रभावित हुआ है या फिर मांगे जो हमने पिछले महीने नवंबर में आंदोलन किया हुआ था, कार्य बहिष्कार वगैरह, तो उसके जो तारतम्य में हमारे जो संगठन और जो है ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में वार्ता हुई थी, जिसमें समझौता हुआ था। उस समझौते 14 बिंदुओं पर समझौता हुआ था, उसका पालन आज तक नहीं हो पाया। उसी के लिए हम लोग समझौते का पालन हो और और मिर्जापुर से खबर है, जहां प्रारंभिक सहकारी समिति के चुनाव में चुनाव अधिकारी बेहोश हो गए हैं। दरअसल बता दें कि पहाड़ी ब्लॉक में स्थित दाढ़ी राम सहकारी समिति में नामांकन प्रक्रिया के दौरान चुनावी अधिकारी आलोक श्रीवास्तव बेहोश हो गए। इस दौरान बेहोश हुए अधिकारी को उपचार के लिए भेजा गया, तो वहीं चुनाव अधिकारी की बेहोशी के लिए सपा के सत्ता पक्ष के मानसिक दबाव को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। इनके ऊपर सहकारी समितियों का चुनाव हो रहा है और हमारे जनपद में 127 समितियों पे चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है। किसके संबंध में आप बात करना चाहते हैं? दाढ़ी राम में जो बेहोश हो गया एक कर्मचारी आपका, कैसे हो गया? वो दाढ़ी राम में ग्राम विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव जी जिलाधिकारी महोदया द्वारा उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। आज अचानक तबीयत खराब हो गई है। फिर उसके बाद वहाँ के पहाड़ी के ब्लॉक खंड विकास अधिकारी द्वारा वहाँ के एक वरिष्ठ सहायक श्री लवकुश कुमार सोनी, उनको तत्काल ड्यूटी पे भेजा गया है और नियमानुसार काम कर रहे हैं। जो बेहोश हो गए वो कहाँ गए? अब बेहोश होकर तत्काल एम्बुलेंस बुला के वो नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया है। अभी जो सूचना मिली है उनकी तबीयत ठीक हो गई है। क्या कारण मानते हैं? अब कारण क्या, अब अचानक तबीयत खराब हो गई, ऐसी कोई वजह नहीं थी। बताया जा रहा है कि शासन सत्ता के दबाव की वजह से उन पर्चा वापसी के नहीं, अभी 11 तारीख ऐसा है कि वहाँ पे सत्ता पक्ष के लोग नाजायज दबाव बना करके अपने आदमी को निर्विरोध बनाना चाहते थे। वहाँ पे एक लेडी दुर्गावती थी, उसका पर्चा वह सब उन्होंने बावजूद नहीं कहे इसका बैकवर्ड कर दीजिए, इसका अनशन लिख दीजिए जिससे पर्चा खारिज हो जाए। तो ये लोगों ने दबाव बना दिया और उसके ऊपर सचिव के ऊपर, सचिव बेचारा कहे नहीं गलत काम नहीं करेंगे। इसी पर सचिव को ये लोगों ने इतना प्रताड़ित किया, इतना टार्चर किया कि वो। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के लोनी में नशा मुक्ति केंद्र के अंदर ही युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद संचालक मौके से फरार बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी थाना चौनिका सिटी क्षेत्र का है। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र के अंदर युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल संचालक मौके से फरार है। राम पार्क एक्सटेंशन क्षेत्र में, जो कि खानपुर मोड़ के पास में है, टॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर चलाया जा रहा था एक घर में, जो कि ग्राउंड +1 फ्लोर का है और काफ़ी छोटा एक सेंटर है। मैंने भी घटनास्थल का विजिट किया तो देखा है कि वहाँ पे उसके साथ 7-8 अन्य लोग भी हैं वहाँ पे, और जो इसका संचालक है उसका नाम विपिन ठाकुर है। इसमें अंकित बत्रा नामक व्यक्ति की जो आरोप है उसमें कि इन लोगों ने मारपीट करके, विपिन ठाकुर और उसके 4 अन्य साथियों के द्वारा मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर टॉनिका सिटी थाने में एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जल्द ही जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई। राम पार्क
और सरकार के द्वारा गरीबों को जमीन तो आवंटित की जा रही है, लेकिन कानूनगो और लेखपालों के तिकड़मी खेल के कारण गरीब जमीन के कब्जे को लेकर परेशान हैं और कर लगाने पड़ रहे हैं। मामला है मिर्जापुर से, जहां जमीन का कागज पाने के बाद भी गरीब को उसका घर, उसकी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के मसारी गांव सुंदर का यह मामला है, जहां पर याची धनीराम गुप्ता के परिजनों की माने तो उनका ये कहना है कि कई पुश्तों से उनका परिवार उसी गांव में आवास करता आ रहा है और अब सरकार ने जब उस जमीन को दे दिया है तो उसके पड़ोस में रहने वाले दिलीप पांडे जैसे लोग मकान निर्माण नहीं करने दे रहे, जिसकी शिकायत परगना अधिकारी से भी की गई। जगह खाली करने के आदेश भी दिए गए, लेकिन विपक्षी गुट जमीन खाली करने के नाम पर मारपिटाई कर रहा है। हमारा हम लोग का आवास आई बा और दमन पार्टी ने बढ़िया काटे थे, होने नहीं देते, कहते हैं कि हमारी जमीन है नंबर की। हाँ, और कह रहे हैं कि हमारा हम लोग आज पुरखा हम लोग को तो भाई पता नहीं है कितने पोस्ट से सब है। क्या चाहती हैं आप लोग? हम वहाँ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि हमारा वहाँ बनना चाहिए। और अब खबर दिल्ली से, जहां गोरखपुर का एक जालसाज पकड़ा गया है। दरअसल गोरखपुर के एक जालसाज ने 80 लाख रुपए का गोल्ड हड़प लिया। उसने अपने परिचित से दिल्ली से 80 लाख रुपए का सोना मंगवाया। सोना लेकर पहुंचे व्यक्ति से यहां सोना लेकर अपने घर में रखवा दिया और उसके बाद उसे मंदिर घुमाने गया। वापस आने पर उसने घर से सोना गायब होने की झूठी कहानी गढ़ दी। परेशान व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दी और शिकायत पर कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जब जांच की तो ये जानकारी सामने आई कि सोना चोरी हुआ ही नहीं था, बल्कि उसे जिसने मंगवाया था उसी ने हड़प कर झूठी कहानी बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके निशानदेही पर पुलिस ने सोना भी बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई गई। 13 फरवरी 2023 को एक लल्लन नामक व्यक्ति को राजीव कुमार वर्मा नामक व्यक्ति ने यहाँ पे सोना खरीदने के नाम पर यहाँ बुलाया। उससे 1019 ग्राम सोना यहाँ पे मंगवाया गया और उसके बाद में उस व्यक्ति को मंदिर के दर्शन के बहाने वहाँ लेके गए और पीछे से उसके घर से वो सोना गायब कर दिया। इस संबंध में थाना गोरखनाथ पर उसी दिन अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में पुलिस राजीव कुमार वर्मा, जो कि ओरिजिनली खजनी का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में थाना गोरखनाथ क्षेत्र में ही किराए के मकान में रहता था, उसी किराए के मकान पे ही ले जाके उन्होंने ये सोना है वहाँ से साफ़ किया था। उसके बाद में ये व्यक्ति यहाँ से दिल्ली चला गया और दिल्ली से पंजाब चला गया और फरार हो गया। इसने अपने सभी मोबाइल और तमाम जितने भी गैजेट्स हैं कम्युनिकेशन के सब अपने परिवार के साथ बंद कर दिए। इसको लगा कि 10-15 दिन मैं शांत रहूँगा तो उसके बाद में शायद पुलिस पीछा छोड़ सकती है। लेकिन गोरखनाथ पुलिस ने इसके जब सर्विलांस में ये जब फेल हुआ तो उसके बाद में पता चला कि इसकी सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंस है। इसकी टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम की दोनों आईडीज़ जो ये यूज़ करता था, उसके आधार पर पुलिस ने उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद में अच्छी पुलिसिंग दिखाते हुए इस। और हमीरपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम आदेशों को पीडब्ल्यूडी विभाग ठेंगा दिखा रहा है। सड़क निर्माण में पीडब्ल्यूडी ने ऐसी लापरवाही बरती कि 1 साल के अंदर ही सड़क उखड़ने लगी है। तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार यहां पर हुआ है। मामला है सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र का, जहां पर विदोकर गांव से बड़े गांव को जोड़ने वाला जो लिंक मार्ग है 1 साल पहले बनकर ही तैयार हुआ, लेकिन धीरे धीरे राहगीरों की ये खुशियां मायूसी में बदल गई, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो सड़क बनाई गई है वो 1 साल के अंदर ही उखड़ने लगी। जो विदोकर से बंडे मार्ग गया है 405 किलोमीटर दूर, ये रोड अभी से फटने लगा है और बीच में डला भी नहीं है। 8-9 महीने हुए हैं इसे बने और मेरी डीएम साहब से ये अनुरोध है कि ये इनकी जांच करवाए अच्छे से, जो इनके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या है कि ये जो रोड बना हुआ है विदोकर से बंडे के बीच तक, तो इसकी रेंज 4 से 5 किलोमीटर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये रोड बीच बीच में फटना भी चालू हो गया है, टूटना भी चालू हो गया और अभी काम चलते हुए साल भर भी नहीं हुए हैं और ये सब समस्याएँ इस रोड में आने लगी हैं और ये टूटने लगा, फटने लगा है और अभी बीच में रुका भी पड़ा हुआ है 4 से 5 मीटर के उसमें दायरे में। तो मैं यहाँ के जिला अधिकारियों से और डीएम साहब से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो रोड मतलब पड़ा हुआ है अधूरा और जो क्षतिग्रस्त हो रहा है तो इस। और गोरखपुर में महिला थाना परिसर में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां किन्नर समाज के 2 गुटों में आपस में जमकर मारपीट हुई।
इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक किन्नर को दूसरे किन्नरों को महिला थाना परिसर में बने ऑफिस में बंद करना पड़ा। इसके बाद पुलिस उन्हें मनाने में लग गई और किन्नर समाज की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी का यह कहना है कि इस तरीके से फर्जी किन्नर घूम घूम कर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। दरअसल बता दें कि आज किन्नर समाज के उत्थान के लिए गोरखपुर में एसएसपी के आदेश अनुसार महिला थाना परिसर के कंट्रोल रूम में किन्नर समाज बोर्ड का उद्घाटन किया जाना था। इसी दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में कुछ किन्नर पहुंची थी, जहां पर एक गुट ने दूसरे गुट को फर्जी बताते हुए मारपीट शुरू कर दी। निगम के साथ मिलकर और शिक्षा विभाग सभी विभागों के साथ मिलकर मैंने काम किया। मेरा रिकॉर्ड है, विकास अधिकारी हो चाहे जिलाधिकारी हो, सभी के साथ मेरा प्रमाण है। मैं जनपद की कमेटी के मेंबर हूँ, वहाँ पे हम लोग बैठ के साइन करते हैं और कार्यवाही की बात करते हैं। स्टेट वेलफेयर बोर्ड मेंबर कनकेश्वरी नंदगिरी जो महामंडलेश्वर हैं, जिनके बारे में ऐसा नहीं कि परिचय मुझे देना पड़ेगा कि उनको कोई बताए कि वो कौन है, और जो यहाँ के लोग अधिकारी पद अधिकारी अगर होता वो अपना मेंबर खोजता है, जैसे अपने बाप अपने बेटा को खोजता है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर में मेंबर ने अगर कोई साड़ी पहन के चला गया, वो मेंबर हो गया, वो सदस्य हो गया, हमारा लोगो लेके चल रहा है, जो कि मैं हूँ मेन और ये भी है। हम दोनों को छोड़ के वो चले जा रहे हैं। अब इसी में प्रजा भी कह रही है, सरकार भी कह रही है बहरूपिये घूम रहे। तो बहरूपिये आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं कौन बहरूपिये हैं, तो मेरे इसमें क्या गलती है? जब एक लड़का ने कपड़ा पहन लिया, चाहे कुछ भी कह लो, उसको नहीं, ट्रांसजेंडर से ट्रांसजेंडर, साड़ी पहने चाहे पैंट शर्ट पहने, ट्रांस होता है, ठीक है, लेकिन उसमें में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन रह गई है गद्दीदार के हम लोग हैं, तो अगला ने हमारा पोस्ट लेके आ रहे किन्नर कल्याण बोर्ड के हम मेंबर हैं और जिला कमेटी का मेंबर बन के चले आ रहे हैं। तो इसको अधिकारी को देखना चाहिए कि इतना क्यों पेपर नहीं पढ़ते हैं और कि उसको लोकेशन नहीं मिलती, तो फाइल में नहीं, तो कौन यहाँ का मेंबर है कौन यहाँ का कमेटी है, ये चीज में सबको और बढ़ते छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से खबर है कि सूरजपुर के चेंद्रा पुलिस चौकी क्षेत्र में कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल करौटी गांव में खुले मैदान में कचरे का ढेर था, जिसमें ग्रामीणों ने एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनी। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल ही नवजात को साफ सफाई कर दूध पिलाया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेंद्रा में लेकर उसे आए। नवजात के इलाज के लिए उसे स्वास्थ्यकर्मी जुटे हुए हैं और तस्वीरों में आपको दिखा दें कि एक महिला है जिसने इस बच्चे को वहां से उठाया है। इस बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर फिलहाल इसका उपचार चल रहा है। बच्चे का स्थिति अभी तो ठीक ठाक है, बच्चा रो भी रहा है। वहाँ भी बच्चा का स्थिति ठीक है था। जब मैं पहुंचा उस जगह में देखा तो उसको पत्ता में थुपा गया था बच्चा को, और मैं गया वहाँ, फिर उसको साफ करवाया, उठाया लड़का को, दूध पिलवाया और बच्चा ठीक ठाक है। बच्चे का स्थिति अभी तो ठीक ठाक है, बच्चा रो भी रहा है। वहाँ भी बच्चा का स्थिति ठीक है था। जब मैं पहुंचा उस जगह में देखा तो उसको पत्ता में थुपा गया था बच्चा को, और तो वहीं इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल